एपिसोड 52 की शुरुआत ठीक उसी ग्रिल्ड मंकी वाले पल से होती है। सामने वो दैत्य बंदर जमीन पर पड़ा था, आधा कुरकुरा और आधा जला हुआ, बिल्कुल कल रात की ओवर कुक्ड बारबेक्यू की तरह। लेकिन स्नेकी अब भी सावधान खड़ा रहा। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि क्या ये बंदर सच में मर गया है। आखिर ये प्राणी इतना चालाक है कि ऐसे ही सीधा लेट जाए जैसे मंडी में फ्री वाले केले पड़े हों। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया कि अगर कार्टून्स ने उसे कुछ सिखाया है तो ये कि विलन हमेशा मरा हुआ दिखावा करता है जब तक कि हीरो पीछे मुड़कर न देख ले। क्लासिक चीप जंप स्केयर मूव। इसलिए उसने बिल्कुल भी गार्ड नीचे नहीं किया। धीरे धीरे स्टेडी कदमों से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी गोल्डन स्केल स्लैश टेक्निक चलाई और बंदर के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सब टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जब तक उसने उस प्राणी को पहचान से बाहर नहीं कर दिया तब तक चैन नहीं आया। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि वो बंदर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये सीन देखकर मांजिन ने गहरी सांस लेकर कहा कि स्नेकी की ताकत उसकी कल्टीवेशन लेवल से कहीं ज्यादा है। लेकिन स्नेकी ने बस सिर हिला दिया और बोला कि वो अब भी बहुत कमजोर है। मांजिन ने उसकी टेक्निक्स की तारीफ की, ये मानते हुए कि वो उन्हें देखकर दंग रह गया है। फिर अपने एंसेस्ट्रल रूल्स की बात शुरू की, लेकिन बोलते बोलते अचानक हकलाने लगा क्योंकि उसकी लंबी सूंड आग से टकरा गई थी और लगभग जलने ही वाली थी। स्नेकी ने मन ही मन सोचा, क्या ये विशाल हाथी सच में अपनी ही आग से भुन जाने से डर रहा है। जल्दी से खुद को संभालते हुए मंजिन ने अपनी बात पूरी की और कहा कि उनकी क्लैन के नियमों के मुताबिक चूंकि स्नेकी ने उनके इतने एलिफेंट किन को बचाया है, उसे जरूर आभार का प्रतीक स्वरूप आइवरी भेंट करनी होगी। उसने दो चमकते हुए ऑर्ब्स बाहर निकाले जो दरअसल हाथी के दांत थे, एक लाल तपिश से जलता हुआ और दूसरा आइसी ब्लू ठंडक से चमकता हुआ। उसने समझाया कि ये आइस फायर जायंट एलिफेंट के ट्विन टस्क्स हैं और चाहता है कि स्नेकी इन्हें स्वीकार करे। स्नेकी ने नाम दोहराया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उसे याद आया कि उसने पहले सुना था कि आइस फायर जायंट एलिफेंट्स कभी पोलर रीजन्स में घूमते थे। वो जन्म से आइस और फायर दोनों स्पिरिचुअल रूट्स लिए होते थे, सचमुच अद्वितीय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। लेकिन इस कॉन्टिनेंट पर तो वो कब के विलुप्त हो चुके हैं, सिर्फ सबसे खतरनाक वाइल्ड्स में ही शायद उनकी झलक मिल सके, ऐसा डॉगी ने कभी उससे कहा था। स्नेकी को समझ आ गया कि इन टस्क्स का असली मालिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रेट परफेक्शन के स्तर पर रहा होगा, यानी मेंजिन के बराबर। मंकी किंग के सोल डिवोरिंग आइवरी से तुलना की जाए तो ये टस्क्स अनगिनत गुना ज्यादा कीमती थे। स्नेकी ने विनम्रता से कहा कि ये उपहार उसकी क्षमता से बहुत परे है और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन मंजिन ने जिद की और उसे बेनिफैक्टर कहते हुए समझाया कि ये उनका एंसेस्ट्रल रूल है। उसने आगे बताया कि इन्हीं आइवरी की वजह से उनकी क्लैन कभी लगभग नष्ट हो गई थी, इंसानों की बेरहम स्लॉटर से। जिंदा रहने के लिए उन्हें सिर्फ दयालुता फैलानी पड़ी और दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने पड़े। उनके नियम ये कहते हैं कि जब भी कोई एक दिन गिर जाए, उसके टस्क्स या तो उसकी संतान को मिलेंगे या फिर किसी ऐसे को जिसने उनकी क्लैन पर अपार उपकार किया हो। इसलिए उसने फिर से आग्रह किया कि स्नेकी इसे जरूर स्वीकार करे। आखिरकार स्नेकी ने सिर हिलाकर कहा कि अगर मांजिन इतना जोर दे रहा है तो मना करना बदतमीजी होगी। फिर भी उसके दिल में अपराध बोध बना रहा। आखिर उसने तो बस छोटी सी मदद की थी और बदले में इतना अनमोल खजाना पा गया। संतुलन बनाने के लिए स्नेकी ने भी बदले में कई चीजें पेश की, जिससे मंजिन उलझन में पड़ गया। तब स्नेकी ने समझाया कि ये वो पिल्स हैं जो उसने पहले स्नेक हंटर्स से छीने थे और अब उनमें से कुछ वो से देगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक उस पर पानी की बौछार हुई। मंजिन जोर जोर से रोने लगा। आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। वो फूट फूट कर कह रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बार आइवरी बांटे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उसे किसी से कुछ वापस मिला है। वो तो उपकार चुकाने आया था, लेकिन उल्टा अपने बेनिफैक्टर से और ले बैठा। स्नेकी ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे सही याद है तो यही हाथी पहले भी उस बूढ़े बंदर से धोखा खा चुका था। उसने मंजिन से कहा कि बस अब रोना बंद करो, इतने बड़े और ताकतवर हो फिर भी जरा सी विजिलेंस नहीं। अपनी सबसे कीमती आइवरी भी तुमने ऐसे ही सौंप दी और मेरे लिए खुद लड़ाई तक लड़ी। मंजिन ने माना कि स्नेकी सही कह रहा है, लेकिन जोर देकर दोहराया कि यही उनकी क्लान की शिक्षा है। स्नेकी ने चेतावनी दी कि अगर उसकी जगह कोई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर आ गया होता तो उसका बचना नामुमकिन था। मंजिन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसकी एलिफेंट क्लान जन्म से ही ताकतवर है और यहाँ तक कि कॉर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स भी उसे डराते नहीं। ऊपर से वो दावा करता है कि वो कभी भी एक कॉर बना सकता है। यह सुनकर स्नेकी हैरान रह जाता है और तुरंत उससे दोहराने के लिए कहता है, क्या उसने सचमुच कहा कि वो कभी भी कॉर बना सकता है?
मंजिन शांति से इसकी पुष्टि करता है। स्नेकी फिर पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। मंजिन गहरी सांस लेकर बताता है कि डीमन कोर बनाने के लिए लंबे समय की सेक्लूजन चाहिए और इस प्रक्रिया से 49 हेवनली ट्रिब्यूलेशंस शुरू हो जाएंगी। इसमें उसे गंभीर चोटें लगेंगी और इंसान हमेशा उनकी कमजोरी ढूंढते रहते हैं, तो इसका मतलब उसकी पूरी क्लान का खात्मा हो जाएगा। सच तो ये है कि उसके आसपास हमेशा भड़कती हुई आग और काले बादल जो गरजते रहते हैं वो असल में कई साल पहले की उसकी असफल कोर फॉर्मेशन की सजा है। वो आग आज तक उसे जलाती रहती है और भले ही स्नेकी ने कभी उसे बुझाने की सलाह दी थी, पर मंजिन ऐसा कर ही नहीं सकता। स्नेकी उसकी स्थिति अब पूरी तरह समझ जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि मंजिन का शरीर इतना मजबूत है और उसकी कल्टीवेशन भी ऊंची है, शायद वो मिल्की की दवाइयां सह सके। स्नेकी फिर अपनी थैली से एक एसेंस, नूरिशिंग पिल, ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल, माइंड क्लियरिंग पिल और एक बोन स्ट्रेंथनिंग पिल निकालता है। इन्हें मंजिन को देते हुए वो ध्यान से समझाता है कि ये पिल्स बहुत ताकतवर हैं और इन्हें सिर्फ बिल्कुल डेस्परेट हालत में ही इस्तेमाल करना। मंजिन फिर से भावुक हो जाता है और कहता है कि अब उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं। इस पल से अगर स्नेकी उससे आग के गड्ढे में कूदने या तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने को भी कहे तो वह बिना पलक झपकाए करेगा। वह कसम खाता है कि स्नेकी अब उसका जीवन भर का सच्चा दोस्त है। स्नेकी उसके भाव समझता है, लेकिन घबराते हुए कह देता है कि ज्यादा हिलडुल मत, वरना उसे सच में पराठे जैसा चपटा कर देगा। आधा मजाक में वो ये भी जोड़ देता है कि उसके पास और काम है, तो मंजिन को अभी के लिए लौट जाना चाहिए। जाते जाते वो कहता है कि अब से उसे बेनिफेक्टर मत बुलाना, बस सीधे स्नेकी ही कहना। मंजिन गंभीरता से सिर हिलाता है और वादा करता है कि वो उसे याद रखेगा। विदा लेते समय मंजिन कहता है कि अगर कभी मौका मिले तो स्नेकी जरूर उनकी एलिफेंट क्लान में आए, पूरा क्लान उसका सम्मान करेगा और उसके लिए एक विशाल दावत रखी जाएगी। स्नेकी मन ही मन सोचता है, ठीक है, बस ये लोग मुझे घास की करी मत ना खिला दे, पर ये सोच वो जाहिर नहीं करता। स्नेकी की गुफा में वापस आकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। ये उसका पसंदीदा हिस्सा है, लूट टाइम। मिल्की हैरान रह जाती है जब वो ढेर सारा खजाना देखती है, यहाँ तक कि कोई डसमन की मीट का टुकड़ा भी उस ढेर में पड़ा है। स्नेकी फिर उस बंदर की स्टोरेज जेड निकालकर उसके मालिक का निशान मिटा देता है। अंदर से जड़ी बूटियों, स्क्रॉल्स और हथियारों का अंबार निकलता है। वो बेपरवाही से इन्हें मिल्की को दे देता है, जो पूरे दिल से उसका शुक्रिया करती है। मिल्की तुरंत उन हथियारों में से एक सिंप को थमा देती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। सिंप इतना भावुक हो जाता है कि रो पड़ता है और कहता है कि सीनियर उस पर बहुत मेहरबान है, ये उसकी जिंदगी का पहला असली तोहफा है। स्नेकी गंभीर चेहरे से चेतावनी देता है कि इसे किसी लड़की के चक्कर में मत कमवाना, वरना जिंदगी भर पछताएगा। इसके बाद स्नेकी एक भारी कुकिंग पॉट निकालता है। वह कहता है कि इससे खाना और मजेदार बनेगा। सिम तुरंत पेशकश करता है कि वो उसके लिए खाना बनाएगा, लेकिन स्नेकी बताता है कि वो कुछ समय के लिए सिक्लूजन में जाने वाला है, तो उसका काम गुफा के एंट्रेंस की रक्षा करना है। फिर स्टिकी एक शिप स्किन स्क्रॉल को ध्यान से देखता है। यह असल में वुशन माउंटेन्स का डिटेल मैप निकलता है। इस मैप में दिखाया गया है कि 100 मील उत्तर की ओर एक आइस सोल जाइंट बेर रहता है, जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के आखिरी चरण में है। 200 मील और आगे एक मोंगूज है, जो मिड स्टेज पर है। मंजिन की एलिफेंट क्लैन तो बहुत दूर है, 1000 मील पर पहाड़ों के नीचे के प्लेन्स में। और भी कई काले निशान दूसरे खतरनाक जीवों की टेरिटरी दिखाते हैं, जैसे कि एक 3 हेडेड वल्स और एक 4 विंग बर्ड, जो शायद कोर फॉर्मेशन स्टेज के बीच है। स्नेकी तुरंत सोच लेता है कि इनसे तो बहुत दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। फिर उसकी नजर एक पहचान वाले निशान पर पड़ती है। ये वही जगह है जहां वो कभी डॉगी के साथ गया था, स्पिरिट माइन के। वहां पर एक बड़ा एक्स बना हुआ है, साफ चेतावनी कि ये जगह बेहद खतरनाक है। कोई हैरानी नहीं, क्योंकि वहां स्पिरिट डिवोरिंग एंट्स का झुंड भरा हुआ है। स्नेके समझ जाता है कि ये मैप उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आगे देखते हुए उसे एक अजीब सा की मिलता है। उसकी डिजाइन वैसी ही है जैसी डॉगी ने कभी डिकंस्ट्रक्शन एरे डिस्माइल की थी। यहाँ तक कि गोल्डन स्किल्स भी उस डिजाइन पर खरोच नहीं डाल सके थे। स्नेके सोच में पड़ जाता है कि ये की असल में किस काम की है। वह तय करता है कि इसे अभी संभाल कर रखना ही बेहतर होगा, और तभी उसका दिल धड़कने लगता है। उसे लेजेंडरी फॉर्जिंग फॉर्नेस मन का जिक्र मिलता है। भले ही उसे फॉर्जिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उसे याद आता है कि डॉगी ने कहा था कि आइवरी को एडवांस टेक्निक्स की जरूरत नहीं, थोड़ी रिफाइनिंग से ही वो मैजिक ट्रेजर के स्तर तक पहुंच सकता है। स्नेकी की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि अगर वो अपनी डिवाइन सेंस को फर्नेस में डालकर मटेरियल को रीशेप करे तो जरूर सफल होगा। आखिरकार उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत गर्व है। वह आइवरी को फर्नेस में रखता है और अपने मन में वेपन का आकार गढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो मंत्र बुदबुदाता है, आसमान और जमीन एक बड़ा चेस बोर्ड है और सारी प्राणी बस उसकी गोटियां।
डिवाइन सेंस, रिफाइनमेंट। धीरे धीरे वेपन आकार लेने लगता है, बिल्कुल वैसा जैसा उसने अपने दिमाग में सोचा था। स्नेकी उसकी शक्ति जांचता है और पाता है कि यह बेहद ताकतवर है। उत्साहित होकर वो आइस फायर टस्क को भी साथ में रखता है और एक पल के लिए उसे महसूस होता है कि वो सचमुच का फॉर्ज मास्टर है। वो पूरे आत्मविश्वास से वही तरीका दोहराता है और उस हथियार की आभा देखकर लालच से मुस्कुराने लगता है। वो उन सोल डिवोरिंग टस्क से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे और सराह पाता, वो वेपन अचानक फट जाता है। चैप्टर 53 की शुरुआत सीधे उस बड़ी तबाही के बाद होती है। पूरा कॉल्ड्रन जलकर राख हो चुका है और टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। स्नेकी उसके अंदर गिरा और खाली निगाहों से घूरते हुए बड़बड़ाया कि ये आइस फायर टस्क्स अभी उसकी औकात से बहुत ऊपर हैं। मजाक में उसने खुद से कहा कि अगर वो दोबारा कोशिश करेगा तो सस्ता रोड साइड कबाब बनने से भी तेज उसका हाल होगा। इसलिए एक ऐसे ब्रोक गेमर की समझदारी दिखाते हुए जो जानता है कब लॉग आउट करना है, उसने ठान लिया कि अभी रुकना ही सही है। कम से कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पूरा करने के बाद ही दोबारा कोशिश करेगा। फिलहाल सबसे जरूरी है कि वो सक्लूजन में जाकर पूरा ध्यान उसी स्तर को हासिल करने में लगाए। उसने बंदर का मांस खा लिया और हैरानी की बात ये रही कि वो बूढ़ा बंदर सोच से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट निकला। दिन शांति से गुजरते गए और आधा महीना बीतते ही सर्दियां आ पहुंची। पूरा घाटी मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका था। दूसरी तरफ सिम्प का दाहिना हाथ अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ अजीब गड़बड़ थी। भले ही वो हाथ आसानी से हिल रहा था, लेकिन उसमें जरा भी एहसास नहीं बचा था। जिज्ञासा में उसने उसे चाकू से काटने की कोशिश की, मगर उसकी त्वचा इतनी कठोर हो चुकी थी कि सबसे तेज धार भी एक खरोंच तक नहीं छोड़ पाई। ना पत्थर उसे तोड़ पाई, ना आग जला पाई। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठीं और वह खुशी से सोचने लगा कि कहीं उसने लेजेंडरी कॉपर स्किन एंड आयरन बोन्स तो हासिल नहीं कर लिया। मिल्की ने तुरंत उसे डांट दिया, यह याद दिलाते हुए कि सांप आमतौर पर सर्दियों में हिबरनेट करते हैं, इसलिए उसे भी शांत रहना चाहिए बजाय बेवकूफी करने के। लेकिन सिम तो हमेशा की तरह बेचैन था। वह अपना हाथ मिल्की के सामने ले आया और बोला कि जरा इसे काट कर देखे ताकि उसकी मजबूती की जांच हो सके। मिल्की ने भौं उठाई और पूछा कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि वो जहरीली है। सिम्प ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा कि उसकी प्रजाति तो बस मिल्डली पॉइजनस के लिए जानी जाती है। उसने मिल्की को चुनौती दी कि चाहे जैसे चाहे काट ले, उसे तो बस हाथ की ताकत का टेस्ट करना है। आखिरकार मिल्की मान गई और उसने उसे काट लिया। यह दृश्य देखकर कोई भी यही सोचेगा, ऐसा बाइट तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा। शुरू में सिम्प ने गर्व से हाथ उठाकर कहा कि ये छोटा सा घाव उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मिल्की का गुस्सा तुरंत भड़क उठा, क्योंकि अब उसे फिर से उसका जहर निकालना पड़ेगा। उसने उसे सख्त मां की तरह डांटा और बड़बड़ाने लगी कि यह लड़का हर बार उसके लिए सिर दर्द बना देता है। मगर उसके भीतर कहीं न कहीं हल्की सी उत्तेजना भी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि इस बार किस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करे। चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए उसने जहर का जहर से इलाज करने का फैसला किया। उसने सिम्प के हाथ पर कई जहरीले सेंटीपिड रख दिए। सिम्प घबराकर चीखा और पूछा कि वह आखिर करना क्या चाहती है। मिल्की ने शांति से कहा कि बस जरा हिलना मत, यही उसका जहर निकालने का तरीका है। कुछ ही देर में अजीब नजारा हुआ। सिम्प दर्द से चीखने लगा, उसका हाथ धीरे धीरे शल्क शल्के उगाने लगा और राक्षसी सा रूप ले बैठा। घबराकर उसने चिल्लाया कि वह इसे तुरंत काटना चाहता है, मगर मिल्की ने जिद की कि पहले इसकी ताकत तो जांच लो, अगर बेकार निकला तो वह खुद इसे काटने में मदद करेगी। अनमने ढंग से सिम्प ने उसकी बात मानी और एक घूंसा मारा। नतीजा देखकर वह खुद दंग रह गया। नीचे की पथरीली जमीन पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इतनी विनाशकारी ताकत देख वह उत्साह से कांप उठा और जोश में चिल्लाया कि यह कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी चिलन आर्म है। मिल्की ने प्रभावित हुए बिना ठंडे अंदाज में वापस हिबरनेट करने के लिए रेंगते हुए कहा कि अब चाहे तो इसे काट दे, लेकिन सिम्प की आंखें लालच से चमक रही थीं। उसने इनकार कर दिया और कहा कि यह तो उसकी किस्मत का बड़ा सौभाग्य है, इसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। मिल्की ने भौं सिकुड़ते हुए उसे याद दिलाया कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो इसके बदसूरत दिखने की शिकायत कर रहा था। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर इसे नहीं काटा तो ये दानवी शल्क पूरे शरीर में फैल सकते हैं, मगर सिर्फ हंस पड़ा और बोला कि एक कल्टीवेटर को बाहरी रूप रंग की कोई परवाह नहीं होती। इस बीच सीन वापस शिफ्ट होता है स्नेकी की केव रेजिडेंस की तरफ। स्नेकी अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में फेल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। उसे तो साफ महसूस हुआ था कि उसका रेल्म एक और लेयर ऊपर गया है, यहां तक कि उसकी गोल्डन स्केल्स भी बढ़ गई थी। डॉगी ने पहले कहा था कि एक कंप्लीट स्पिरिट फाउंडेशन का एहसास पूरी तरह एक स्टेप चढ़ने जैसा होना चाहिए, लेकिन स्नेकी जो हासिल कर पाता है वो सिर्फ एक ईंट जितना कंडेंस्ड फाउंडेशन है। असल सच्चाई ये है कि पुराने समय में जब कल्टीवेशन अपनी पीक पर था तो के रिफाइनिंग की 9वीं लेयर अंत नहीं थी, तब तो 10वीं, 11वीं और 12वीं लेयर भी हुआ करती थी। उस दौर में जब भी कल्टीवेटर्स फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचते, लगभग सभी एक परफेक्ट फाउंडेशन हासिल करते थे।
लेकिन समय के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती गई और इनहेरिटेंसेस टूटते गए। इस वजह से अब बहुत कम लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। स्नेकी अब सोचने लगता है, क्या वो सच में वही 10th लेयर ऑफ की रिफाइनिंग तक पहुंच गया है जिसके बारे में डॉगी ने कभी बताया था, या फिर ये सिर्फ एक फेक फाउंडेशन है जो असफलता से बना है। उसे वो सपना भी याद आता है जिसमें कॉल्ड्रन ड्रैगन ने कहा था कि उसकी कल्टीवेशन मेथड अधूरी है। शायद यही वजह है उसकी असफलता की। वो दोबारा कॉल्ड्रन ड्रैगन से संपर्क करने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या वो बाहर आकर साफ साफ समझा सकता है, लेकिन पहले की तरह ही उसकी बातें इतनी वेग थीं कि स्नेकी कुछ भी समझ नहीं पाया था। अब वो चिढ़ने लगता है, बार बार पूछ रहा है लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं आता। हेलो, वो बड़बड़ाता है, हाथ हिलाता है जैसे कोई सस्ता मजिशियन हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। आखिरकार स्नेकी हार मान लेता है। मैं खुद ही समझ लूंगा। वो आंखें ऐसे घुमाता है जैसे वर्कआउट कर रहा हो। वो इतने लंबे समय से सिक्लूजन में था कि उसके पेट का सारा बीस्ट मीट पहले ही पच चुका है। अब उसका पेट थंडर बीस्ट से भी ज्यादा आवाज कर रहा है, उसे याद दिलाते हुए कि कल्टीवेशन पेट नहीं भरती, खाना भरता है। वो तय करता है कि मिल्की के पास जाकर कुछ खाने को ले लेना ही बेहतर होगा, वरना वो शायद इतिहास का पहला स्टार्विंग स्नेक बन जाएगा। जैसे ही स्नेकी अपनी केव से बाहर निकलता है, सिम्प उसे ब्राइट चेहरे के साथ ग्रीट करता है। आखिरकार तुम सिक्लीजन से बाहर आ ही गए। क्या कोइंसिडेंस है? आज न्यू ईयर्स ईव है। चलो सेलिब्रेट करते हैं डम्पलिंग्स के साथ। बीच में बीस्ट मीट स्टफिंग डालकर स्नेकी कंफ्यूजन में आंखें झपकाता है और सिर टेढ़ा करता है। न्यू ईयर्स ईव? ये क्या बला है? डिमो हंसते हुए समझाता है कि ये एक ह्यूमन फेस्टिवल है। फिर कैजुअली पूछता है, वैसे तुम डेमन बीस्ट्स के भी कोई फेस्टिवल्स नहीं होते? स्नेकी और मिल्की दोनों एक साथ सिर हिलाते हैं। नो नहीं नको। सिम्प हल्की सी सांस छोड़ता है और कहता है कि हर साल इस समय वो अपने घर लौटता था फैमिली रियूनियन के लिए, लेकिन माउंटेन मूविंग सेक्ट ज्वाइन करने के बाद 5 साल हो गए, उसने अपने परिवार को नहीं देखा। स्नेकी उलझन में दिखता है। घर? क्या ये केव ही हमारा घर नहीं है? सिम्प सिर हिलाता है। नहीं, ये बस एक जगह है जहां कंपेनियन साथ रहते हैं। असली घर वो जगह होती है जहां इंसान जन्म लेता है और पलता बढ़ता है। मिल्की खुशी खुशी डम्पलिंग्स मंच कर रही होती है और स्नेकी धीरे से कहता है कि अगर सिम्प की डेफिनेशन मानी जाए तो उनका असली घर तो 10,000 स्नेक वैली हुआ। सिम्प गंभीर चेहरा बनाकर सिर हिलाता है और कहता है कि उसने सुना है स्नेक कैचिंग सेक्ट उस वैली को एक स्लॉटर हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है। उसके नजरिए से ये एक बहुत बड़ा दुख है। जिंदगी में पहली बार स्नेकी हिचकिचाता है। उसने हमेशा घर को बस एक टेरिटोरी समझा था, जो खो जाए तो दूसरी टेरिटोरी मिल सकती है। लेकिन अगर 10,000 स्नेक वैली ही असली घर है तो स्नेक कैचिंग सेक्ट नहीं, उस बारे में सोचना भी खतरनाक है। अचानक स्नेकी के हाथ में पकड़ा डिटेक्शन जेड चमक उठता है। उसका चेहरा घबराहट से सख्त हो जाता है। ये जेड डॉगी ने उसे पहले दिया था। ये चेतावनी देता है अगर 100 मील के अंदर कोई कल्टीवेटर दिखाई दे। लाल बिंदु के साइज और शेड से अंदाजा लगता है कि घुसपैठियां सिर्फ अर्ली स्टेज क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे और लाल बिंदु दिखाई देने लगते हैं, दर्जनों, फिर सैकड़ों और बड़े बड़े, ऐसे चमकते जैसे जलते हुए कोयले हो। कम से कम 300 क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स, जिनमें कई फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपर्ट्स भी मिले हुए हैं। स्नेकी का दिल जोर से धड़कता है। क्या ये सब हमें पकड़ने आए हैं? सिम्प आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखता है। रुको, कुछ गड़बड़ है। ये तो बस गुजर रहे हैं। देखो, पहली वेव तो पहले ही 100 मील आगे निकल गई है और उनके पीछे दूसरी वेव उनका पीछा कर रही है। स्नेकी चैन के सांस छोड़ता है। तो शायद ये बस कोई बड़ा सेक्ट रीलोकेट कर रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिम्प सिर हिलाता है। वेव दर वेव यहाँ तो दसियों हजार लोग लग रहे हैं। किसी भी सेक्ट के पास इतने लोग नहीं होते। ये तो लगभग किसी कल्टीवेशन नेशन की पूरी आर्मी का साइज है। क्या ये हो सकता है? ये वार शुरू होने वाली है। स्नेकी की आंखों में डर की जगह उत्साह चमक उठता है। अगर सच में कल्टीवेटर वॉर शुरू हो रही है तो शायद ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वो आपस में लड़ाई में बिजी होंगे, हम ट्रेनिंग और कल्टीवेशन पर ध्यान देकर और स्ट्रांग बन सकते हैं। सिम्प धीरे से सांस छोड़ता है और कहता है कि उसे बस यही उम्मीद है कि ये डिजास्टर उसके होमलैंड तक न पहुंचे। लेकिन स्नेकी शांत अंदाज में बताता है कि उनकी मौजूदा ताकत के हिसाब से ऐसे वरीज बेकार हैं। मिल्की भी सहमति जताती है और कहती है कि सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देकर ही वो खुद को और अपने परिवार को भविष्य में बचा सकते हैं। गर्व से भरी आवाज में स्नेकी ऐलान करता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बीस्ट का शिकार करने का इरादा रखता है ताकि उसकी कल्टीवेशन को बूस्ट मिल सके। वो मानता है कि ये रिस्की है और पूछता है कि क्या बाकी लोग उसके साथ चलना चाहेंगे।
हम स्पॉइल्स मेरिट के हिसाब से बांट लेंगे। मिल्की चिंता से सिर हिलाती है और कहती है कि उसे अपनी स्पिरिट हर्ब्स पिल्स और अल्केमी का ध्यान रखना है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन सिम्प बच्चे की तरह उत्साह में हाथ उठाता है जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट हो और चिल्लाता है कि वो स्नेकी के साथ जाएगा। स्नेकी मैप पर एक लाइन की इमेज की तरफ इशारा करता है और बताता है कि 100 मील के अंदर सिर्फ एक ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बीस्ट है जो अर्ली स्टेज से मिड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, एमेथिस्ट थंडर लायन। उसकी रिसर्च के हिसाब से उसे हंट करना रिस्क के बदले में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। कुछ ही पलों बाद स्नेकी को एहसास हुआ कि आखिरकार सारे कल्टीवेटर्स यहां से जा चुके हैं। उसे लगा कि अब उसके और सिम के लिए बाहर आकर हंट करना सेफ है। दोनों ने तुरंत अपनी प्लान पर अमल किया और पर्पल क्रिस्टल थंडरलाइन की केव की तरफ बढ़ गए। एक पेड़ पर बैठकर स्नेकी ने बताया कि केव बस आगे ही है और पहले वो अपनी छोटी स्नेक को स्काउटिंग के लिए भेजेगा। वैसे वो वाली छोटी स्नेक नहीं जो तुम सोच रहे हो, बल्कि उसकी स्नेक पपट। सिम्प ने तुरंत हामी भर दी और बोला कि वो उसके लीड को फॉलो करेगा। उस वक्त उसकी सीरियसनेस ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसे कह दिया हो कि मोना लिसा पेंटिंग दांव पर है। भाई किसी भी हद तक जाने को रेडी था। स्नेकी ने पपट को केव के अंदर भेजा। अंदर जाकर उसने देखा कि पर्पल क्रिस्टल ओर दरअसल उस लाइन की कल्टीवेशन से बनी है। वो चमकती हुई ओर को घूरते हुए सोचने लगा कि शायद ये उसकी कल्टीवेशन में भी काम आ सकती है। थोड़ी देर स्काउटिंग करने के बाद उसने महसूस किया कि लाइन केव में मौजूद नहीं है। इससे वो कंफ्यूज हो गया कि क्या सच में बीस्ट अपनी ही केव में नहीं है। नीचे जमीन पर उसे साफ फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। उसने सिम से कहा कि उन्हें इन फुटप्रिंट्स और सेंट को फॉलो करना होगा ताकि लाइन का पता चल सके। तभी अचानक एक तेज एक्सप्लोजन से पूरा इलाका हिल गया। सिम्प ने उस डायरेक्शन में इशारा किया और पूछा कि ये क्या था। स्नेकी ने सेंसिंग करके महसूस किया कि वहां दो बड़े बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। दोनों तुरंत उस ओर बढ़े, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई अनएक्सपेक्टेड फायदा मिल जाए। जल्द ही वे उस जगह पहुंचे और देखा कि पर्पल क्रिस्टल थंडरलायन एक पंगोलिन से भिड़ा हुआ है। जब दोनों बीस्ट्स लड़ रहे थे, स्नेकी और सिम्प ने सुना कि लायन उस पंगोलिन पर अपने बच्चे को मारने का इल्जाम लगा रहा था और कसम खा रहा था कि आज उसकी जान लेकर ही रहेगा। लेकिन पंगोलिन लगातार डिनाई करता रहा और बोला कि उसने बच्चे को नहीं मारा। उसने समझाया कि वे तो सिर्फ कीड़े खाते हैं और भला किसी क्यूब को बिना वजह क्यों मारेंगे, क्योंकि पंगोलिन्स का वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लायन मगर जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा है और पैंगलिन को स्मार्ट एक्ट करने की जरूरत नहीं। उसने साफ कहा कि पैंगलिन और उसके बच्चों को इस जुर्म की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। ये सुनकर पैंगलिन गुस्से से भड़क उठा और उसे ब्रेनलेस बीस्ट कह डाला। सच कहूं तो अगर मैं लायन होता तो इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर से पैंगलिन ने यह भी वार्निंग दे डाली कि अगर लायन ने उसके बच्चे को छुआ तो वो जान की बाजी लगाकर भी लड़ जाएगा। स्नेकी को तब समझ आया कि सच में पर्पल क्रिस्टल थंडर लायन का कब मारा गया है और लायन बदले के लिए आया है। स्नेकी हल्की हंसी के साथ बोला कि ये तो उनकी किस्मत है, आराम से बैठकर ड्रामा एंजॉय करेंगे। सिम्प ने भी स्मर्क किया जैसे लाइफ ने फाइनली उन्हें फ्री मूवी टिकट दे दी हो। लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों को शक हुआ कि क्या सच में दुनिया इतनी फ्री गिफ्ट्स देती है। सिम्प ने हामी भरी और बोला कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गुड लक नहीं देखा। तभी उनकी नजर डेड कप पर पड़ी। स्नेकी ने गौर किया कि लायन के बॉडी पर जो घाव थे वो साफ पोंगोलिन किंग के शार्प क्लॉज से बने थे। मगर उसने सवाल उठाया कि पोंगोलिन्स तो मांस खाते ही नहीं, फिर वो खुद पर इतनी मुसीबत क्यों लाएगा। सिम्प ने भी सहमति जताई और कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये किसी का सेटअप है। स्नेकी ने तुरंत हामी भरी और कहा कि ये जरूर एक फ्रेम अप है। उसने समझाया कि कोई चाहता है कि दोनों साइड्स लड़कर घायल हो जाए और फिर वो फायदा उठा ले। सिम्प ने कंफ्यूजन में स्नेकी को देखा और पूछा कि उसका मतलब क्या है। स्नेकी ने कहा कि ऐसा चालबाजी तो सिर्फ कल्टीवेटर्स करते हैं, मगर फिर खुद ही डाउटफुल हो गया और बोला कि 100 मील तक कल्टीवेटर्स का कोई निशान नहीं है। शायद उसने गलत अंदाजा लगाया। कुछ ही पलों बाद स्नेकी ने अपनी बात पलट दी और कहा कि नहीं, वो सही है, ये जेड सिर्फ ह्यूमंस को डिटेक्ट कर सकती है। हो सकता है ये किसी कल्टीवेटर का पपेट हो। ये सुनकर सिम्प ने स्नेकी को याद दिलाया कि वे किन के इलाके में हैं और सेलेस्टियल पपेट सेक्ट के लोग यहाँ मौजूद हैं। स्नेकी ने समझाया कि जिसने ये ट्रैप बनाया है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, शायद अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर ही होगा। लेकिन तुरंत ही उसने फिर राय बदल दी और बोला कि कंक्लूजन्स पर जल्दी मत पहुंचो। उसने कहा कि उन्हें बस बैठकर फाइट एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि उनके पास तो इनविजिबिलिटी टैलिस्मान्स की कोई कमी नहीं। मगर स्नेकी के चेहरे पर पूरी कामनेस थी, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास ही न हो। उधर लायन और पेंगोलिन के बीच बैटल और तेज हो गई। पेंगोलिन ने गुस्से में लायन से कहा कि उसके टेरिटरी से अभी निकल जाओ, मगर लायन ने इनकार कर दिया और बोला
कि वो इंतजार करे और देखे, वो अपने बच्चे का बदला जरूर लेगा। पंगोलिन ने सुना और तैयारी करते हुए कहा कि उसे किसी से डर नहीं। तभी केव की दीवार से एक अजीब वुडन वाइन बाहर रेंगकर दोनों बीस्ट्स की तरफ बढ़ी। चंद सेकंड में और भी लकड़ी जैसी बेलें उभर आईं और लायन और पंगोलिन को चारों ओर से जकड़ लिया। दोनों हैरान रह गए। फंसे हुए लायन ने गुस्से में पूछा कि कौन है वहां। पंगोलिन ने तुरंत हालात भांपे और बोला कि ये जरूर ह्यूमंस है, अब वे धोखा खा चुके हैं। उसने अपने कप्स को भागने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा वो शॉक में पड़ गया। उसके कप्स पहले से ही उन बेलों में फंसे हुए थे। तभी सेलेस्टियल पपेट सेक्ट के दो मेंबर्स सन जियान और किनश्वंगर केव से बाहर आए और लायन व पांगोलिन के सामने खड़े हो गए। सन जियान ने श्वंगर को आदेश दिया कि दोनों को तुरंत खत्म कर दो। श्वंगर ने बिना कुछ कहे तुरंत हामी भर दी। दूसरी ओर स्नेकी ध्यान से उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि कहीं ये ह्यूमनॉइड पपेट्स तो नहीं, मगर गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि ये दरअसल वुड एलिमेंट कल्टीवेटर्स हैं। सही कहें तो वे वुड एलिमेंट कल्टीवेटर्स के पपेट्स थे। दूसरी तरफ शेर ने संजियान की तरफ बेहद तीखी नजर डाली और दोनों कल्टीवेटर्स को गालियां बकने लगा, जैसे किसी शादी में अचानक कुछ फ्रीखोर घुस आए हो। संजियान ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत अपनी टेक्निक डिवंदली वुड सोर्ड चला दी। उसकी हथेली में एक चमकती हुई तलवार बनी और उसने शेर पर सीधा वार किया। वार इतना घातक था कि सीधा शेर की छाती पर लगा। बिना किसी दया के संजियान ने उस उड़ती हुई तलवार को शेर की छाती से होते हुए मुंह तक भोंक दिया। उधर श्वंगेर की भिड़ंत पंगलिन से हो रही थी और उसने तुरंत उसे दबा लिया। उसने अपनी तलवार से छोटे पंगलिन को चीर डाला, जबकि पांगलिन किंग बेबस होकर बस देखता रह गया और उससे मिन्नतें करने लगा कि उसके बच्चों को मत मारो। लेकिन श्वर ने अपने वार नहीं रोके। उसने तलवार चलाते हुए हल्की सी माफी मांगी और कहा कि छोटे पांगलिन्स तो बेहतरीन दवाई की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पांगोलिन किंग ने फिर से गिड़गिड़ाकर कहा कि वो सरेंडर कर लेगा, जो भी चाहो करेगा, बस उसके बच्चों की जान बख्श दो। ये सब देखकर सिंप गुस्से से फट पड़ा। उसने कहा कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना एक बात है, लेकिन बच्चों को मारना और पूरे खून के रिश्ते को मिटा देना, ये तो सीधा सीधा बुराई है। उसने स्नेकी की तरफ देखा तो पाया कि उसके चारों तरफ आग की लपटें हैं, जैसे उसका गुस्सा जलकर बाहर रहा हो। ये देखकर सिम दंग रह गया और बोला कि स्नेकी का पूरा शरीर आग से घिरा हुआ है, लेकिन स्नेकी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका गुस्सा अब संजियान और श्वेंगर पर था। वह गरजते हुए बोला कि ये माफ करने लायक नहीं है। तुरंत उसने अपना हथियार सोल ब्रेकिंग सॉर्ड निकाला और संजियान पर हमला कर दिया, मगर संजियान पहले से ही तैयार था। उसने अपने हेवनली वुड सॉर्ड से वार को रोक लिया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन सोल ब्रेकिंग फ्लाइंग सॉर्ड की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो हेवनली वुड सॉर्ड को पीछे धकेलने लगी। सन जियोन का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, क्या ये सच में सोल ब्रेकिंग फ्लाइंग सॉर्ड है? जल्दी से उसने एक और तलवार पकड़ ली और पलटवार की तैयारी करने लगा। उसने जोर से श्वोंकेर को पुकारा और कहा कि वो पहले निकल जाए, किम को वो खुद संभालेगा। ये सुनकर श्वोंकेर थोड़ी हैरान और उलझन में पड़ गई, लेकिन संजियान की तरफ दोबारा देखा। संजियान ने अपनी बात फिर दोहराई, इस बार और दृढ़ता से, कि वो तुरंत निकल जाए। श्वोंकेर ने वुडन शील्ड टेक्निक से अपना बचाव करने की कोशिश की ताकि सोल ब्रेकिंग फ्लाइंग सॉर्ड को रोक सके। ये देखकर स्नेकी को साफ समझ आ गया कि संजियान और श्वोंकेर असल में इंसान नहीं बल्कि पपेट्स नो हैं, लेकिन फिर भी इंसानों की तरह एक्ट कर रहे हैं। वो समझ गया कि असली कल्टीवेटर दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है ताकि पपेट्स को ही रियल ह्यूमन बॉडी समझ लिया जाए। स्नेकी ने तुरंत सिम्प को कहा कि औरत के पीछे जाओ, वो खुद इस आदमी को संभालेगा। सिम्प बिना सोचे समझे एकदम साइडकिक की तरह उछल पड़ा और बोला, ठीक है भाई। उसका हाल देखकर लग रहा था जैसे किसी मार्केट में फ्री मोमोज बंट रहे हो और वो दौड़ रहा हो। उधर श्विंगर ने अपनी स्किल मूव डॉट फॉरेस्ट डांस का इस्तेमाल किया, लेकिन सिम्प ने बचने की बजाय सीधे वार झेलते हुए आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। श्विंगर हैरान रह गई कि ये बंदा सच में सभी वार सीधे सहना चाहता है क्या। उसने सोचा कि शायद ये पागल सच में सामने से वार बदलना चाहता है, जो पूरी तरह बेतुकी बात थी। इस बीच स्नेकी भी आगे बढ़ा और सोल ब्रेकिंग सॉर्ड से संजयान के वारों को रोकते हुए उसकी तरफ गंभीर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन असली संजयान तो दूर पेड़ की एक डाल में बैठा था, ये सोचकर उलझन में कि आखिर गुफा में सचमुच कोई बीस्ट है जो उसके पपेट से लड़ रहा है। उसने मन ही मन माना कि उसे उम्मीद नहीं थी कि चू की बातें सच निकलेंगी। चू ने एक बार दावा किया था कि पहाड़ों की गहराई में एक स्नेक डेमन रहता है जो इंसानी कल्टीवेशन टेक्निक की रक्षा करता है और फ्लाइंग सोर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकता है। संजियान खुद को किस्मत वाला समझने लगा और अपनी तकदीर को सराहने लगा। उसे यह भी याद आया कि चू ने कहा था ये डीमन पपेट टेक्निक्स में माहिर है। फिर भी संजियान ने स्नेकी का मजाक उड़ाया कि चाहे उसे एक्सपर्ट कहा जाए, पर वह असली शरीर और पपेट्स में फर्क तक नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी तो वो बस संजियान के पपेट से ही लड़ रहा है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि स्लेकी और सिम्प पहले से जानते थे कि वे सिर्फ पपेट्स से ही लड़ रहे हैं। असली ट्विस्ट ये था कि सन जियन को ये एहसास ही नहीं था कि उसका पपेट असल में स्नेकी के पपेट से लड़ रहा है, न कि असली डेमन से।
तभी अचानक सन जियन के असली शरीर के पीछे रखी एक चट्टान धीरे धीरे खिसक गई, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। वह खुश होकर सोच रहा था कि जैसे ही वह खुद मैदान में उतरेगा आसानी से इस डीमन बीस्ट को हरा देगा। अचानक स्नेकी के असली शरीर ने अर्थ पियर्सिंग नेल फुट टेक्निक चलाई और हमला सीधा सन जियान की पिछली जगह पर जा लगा। बेचारे को ऐसा लगा जैसे जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां भोंक दिया गया हो। वह दर्द से तड़प उठा और तुरंत डिवाइन टर्टल शील्ड के एक्टिवेट किया, लेकिन तकलीफ इतनी भयंकर थी कि कराहते हुए मान लिया कि उसका पिछला हिस्सा प्रैक्टिकली फट चुका है। भाई उस वक्त सच में दर्द पर बैठा हुआ था। जैसे ही और अर्थ पियर्सिंग नेल टेक्निक्स उसकी तरफ बढ़ने लगी, सन जियान ने देर नहीं की। उसने तुरंत वुड एस्केप रूट ट्रैवल चलाया और पेड़ की जड़ों के रास्ते जमीन के अंदर गायब हो गया। स्नेकी ने उस पुराने पेड़ को गौर से देखा और तब जाकर समझा कि मैप पर जो रेड डॉट धुंधला दिख रहा था उसकी वजह एक हाई लेवल इनविजिबिलिटी टैलिस्मैन थी। उसने माना कि ये डिटेल वो पहले लगभग मिस कर चुका था। थोड़ी देर के लिए उसे उस 10,000 साल पुराने पेड़ पर तरस आया, लेकिन फिर उसका ध्यान वापस अपने असली मकसद पर गया। उसने बुदबुदाया कि सन जियान पर पहले से ट्रैकिंग जेड लगा है, अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। स्नेकी ने और अर्थ पियर्सिंग नेल छोड़े जो हर बार जरा सा चूकते हुए सन जियान के आसपास गिर रहे थे। सन जियान को ठंडी लहर सी महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि यह दुश्मन किसी तरह उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ पा रहा है। उसका दिमाग घूमने लगा। उसने सोचा कि उसकी कंसीलमेंट टालिस्मन तो तीसरे दर्जे की स्पिरिट टालिस्मन है। जब तक कोई कॉर फॉर्मेशन स्टेज डिवाइन सेंस ना हो कोई उसकी लोकेशन पकड़ ही नहीं सकता। गुस्से में उसने उस स्नेक डीमन को पहचान लिया, वही स्नेक जो उसके पपेट से गुफा में लड़ रहा था। तभी उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया कि जो स्नेक पपेट से लड़ रहा था वो भी असल में उस डीमन का एक और पपेट ही था। उधर स्नेकी बेहद शांत होकर अपनी अगली चाल सोच रहा था। उसे पता था कि अंडरग्राउंड जाकर किसी कल्टीवेटर का पीछा करना आसान नहीं है, लेकिन उसे वुड एस्केप टेक्निक की कमजोरी पता थी। जहां लकड़ी ही नहीं वहां एस्केप ही नहीं। वह मुस्कुराया और तुरंत अपनी सैंडस्टॉर्म टेक्निक होक समन की, ताकि जमीन से हर जड़ और हर घास का तिनका उखाड़ फेंके। आज स्नेकी ने मन बना लिया था, किसी भी हालत में सन जियान उसके हाथ से निकल नहीं पाएगा।